चलिए अभी हम लोग शुरू कर रहे हैं म्यूटेशन टॉपिक को। पिछले क्लास में आप लोग को बताया गया था क्रोमोजोमल डिसऑर्डर ऑफ इनहेरिटेंस, नहीं सॉरी, सेक्स डिटर्मिनेशन आप लोग को बताया गया था, क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस नहीं। आपको बताया गया था जैसे पिछले क्लास में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। अच्छा, सेक्स डिटर्मिनेशन में हम आपको ये बताए थे कि लिंग निर्धारण जो होता है इसके 3 अलग अलग पैटर्न होते हैं, यानी कि 3 क्रियाविधि है इसका, और वो तीनों क्रियाविधि में आपको बताया गया था XX, X0, XX, XY और ZZ, ZW। ठीक है, चलिए हाँ, उसके बाद जो है इसके अलावा इसके बाद आप लोगों को पढ़ाया गया था जैसे सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन, और तीसरा पॉइंट इसमें था सेक्स डिटर्मिनेशन इन हनी बी, मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण, मनुष्य में लिंग निर्धारण और लिंग निर्धारण की क्रियाविधि। तो ये 3 अलग अलग क्वेश्चन इसमें आपको 5-5 नंबर का बोर्ड में बनता है। बोर्ड में इससे 5-5 नंबर फिक्स मानिएगा। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे कि सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में आपको इसके क्रियाविधि का वर्णन करिए। फिर उसके बाद हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे मनुष्य में लिंग निर्धारण का वर्णन करिए, पूछा भी गया है, ये सब क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर का। अच्छा, उसके बाद पूछ सकता है कि मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की वर्णन करिए, यानी कि हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का को डिस्क्राइब करना है। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया भी है ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, तो इस पे आप सभी को ध्यान देना है। चलिए, तो इसमें आपको बताए थे एक मधुमक्खी की अगर बात कर लें थोड़ा बहुत, मधुमक्खियों में मधुमक्खी आपको 2 तरह की दिखाई देती है। ऐसे 3 तरह की मधुमक्खियां होती है, जिसमें से 2 तरह की मधुमक्खियां जो है फीमेल होती है और एक मेल होता है। अब वो देखिएगा, ड्रोन मधुमक्खी जो होता है ना, ये मेल होता है, ड्रोन मधुमक्खी मेल होता है। ये बताया था उसमें क्रोमोजोम का संख्या 16 होता है, क्योंकि वो फीमेल से केवल बना हुआ होता है। अब फीमेल से बना हुआ है तो फीमेल किसके द्वारा बनाती है? अपने गैमिट के द्वारा। कौन सा प्रोसेस के द्वारा? पार्थेनोजेनेसिस के द्वारा, अनिषेक जनन के द्वारा। अच्छा, रानी मधुमक्खी जो होती है ना फीमेल, यानी रानी मधुमक्खी फीमेल होती है, तो उसमें क्रोमोजोम का संख्या 32 होता है और वो डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है, इसलिए उसमें क्रोमोजोम का संख्या 32 तो होता है। लेकिन आपको पता है पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है अनिषेक जनन, हिंदी में बोलते हैं। और अनिषेक जनन किसको कहा जाता है? तो जब मादा युग्मक के द्वारा बिना निषेचन के नए संतान उत्पन्न हो जाए, फीमेल गैमिट के द्वारा बिना फर्टिलाइजेशन के, बिना निषेचन के नए संतान जब उत्पन्न हो, तब उसको अनिषेक जनन कहा जाता है। तो यहाँ फीमेल अपने गैमिट के द्वारा अपने संतान को उत्पन्न कर रही है। तो फीमेल जब गैमिट बनाएगी जिसमें 32 क्रोमोजोम है, लेकिन जब वो गैमिट बनाएगी तो मियोसिस होगा उसमें, और मियोसिस के पश्चात n बराबर 16 बनेगा, और डायरेक्ट उस n बराबर 16 से ही बना हुआ है उसका ड्रोन होता है। बात समझ में आया? इसलिए ड्रोन में क्रोमोजोम का संख्या 16 ही रह जाता है। अगर यहाँ मेल और फीमेल दोनों के मिलने से बने हुए होते तब मेल में 16 क्रोमोजोम मेल का, अब फीमेल का 16 क्रोमोजोम दोनों मिलकर तब ये 32 क्रोमोजोम वाले बनते। लेकिन यहाँ तो फीमेल खुद अपने गैमिट से बनाती है ना, तो फीमेल में क्रोमोजोम का संख्या 32 होता है, मतलब फीमेल हनी बी में, ये रानी मधुमक्खी में क्रोमोजोम का संख्या 32 होता है। लेकिन जब गैमिट बनता है, इसका युग्मक बनता है रानी मधुमक्खी का, तो उसमें क्रोमोजोम का संख्या 16 हो जाता है, और 16 क्रोमोजोम से वो अपने संतान को विकसित करती है। तो जिस संतान को बनाती है उस संतान का नाम रखती है ड्रोन बाबू। क्या नाम रखती है? ड्रोन। और वो ड्रोन में इसीलिए क्रोमोजोम का संख्या कितना रह जाता है? 16 रह जाता है। और ड्रोनवा बेचारा जो है एक गुणित रह जाता है, हैप्लोइड रह जाता है। लेकिन यही अब हनी बी जो फीमेल, ये जो क्वीन है, रानी मधुमक्खी है, ये रानी मधुमक्खी अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है ड्रोन के साथ मिलकर, तो ड्रोन अपने गैमिट को बनाता है, और फिर रानी मधुमक्खी भी अपने गैमिट को बनाती है। दोनों के 16-16 गैमिट आपस में मिलकर 32 बनते हैं, जाइगोट, युग्मनज बनते हैं, और वो जाइगोट विकसित होते हैं 2 रूपों में। एक या तो वर्कर हनी बी बनाते हैं, कार्यकर्ता मधुमक्खी, ये भी फीमेल होती है कार्यकर्ता मधुमक्खी, और उसमें क्रोमोजोम का संख्या 2n बराबर 32 होता है, यानी कि वो डिप्लॉइड होती है, यानी द्विगुणित होती है, और उसमें क्रोमोजोम का संख्या 32 होता है। और एक इससे क्या बनता है? ये क्वीन हनी बी यानी रानी मधुमक्खी बनती है, और उसमें भी क्रोमोजोम 2n बराबर 32 होता है, यानी कि वो भी डिप्लॉइड होती है। यानी कि अच्छा सर, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पश्चात सिर्फ फीमेल बनाते हैं? हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब भी होता है तो या तो वर्कर हनी बी बनाएगी
तो वर्कर हनी बी भी क्या होते हैं, फीमेल होती है, और कार्यकर्ता मधुमक्खी फीमेल होती है, लेकिन वो स्टेराइल होती है, अपने समान संतान को उत्पन्न नहीं कर सकती है। और नहीं तो फिर क्या बनाएगी, ये क्वीन हनी बी बनाएगी, यानी कि रानी मधुमक्खी बनाएगी, और उसमें क्रोमोसोम का संख्या 32 होता है। आया समझ में? बस ये बातें थोड़ा आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा म्यूटेशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है म्यूटेशन। म्यूटेशन का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको उत्परिवर्तन। क्या होता है इसका हिंदी? उत्परिवर्तन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए कि उत्परिवर्तन क्या है तो क्या बोलिएगा? अच्छा, आप देखिए, होता क्या है कि कभी कभी किसी म्यूटाजेन के कारण, म्यूटाजेन जिस तरह पॉल्यूशन होता है यानी प्रदूषक के कारण होता है, उसी तरह म्यूटेशन म्यूटेंट के कारण होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं उत्परिवर्तक। तो कभी कभी किसी उत्परिवर्तक के कारण उत्परिवर्तन होता है। अब सर ये उत्परिवर्तन क्या है? तो सडन हेरिटेबल चेंजेज ऑफ द सीक्वेंस ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के सीक्वेंस में, यानी डीएनए के अनुक्रम में अचानक से होने वाले बदलावों को, डीएनए अनुक्रम में, या ऐसे बोल सकते हैं डीएनए अनुक्रम में होने वाले आनुवांशिक बदलावों को क्या कहा जाता है? उत्परिवर्तन कहा जाता है, म्यूटेशन कहा जाता है। अब डीएनए के जैसे ही डीएनए के सीक्वेंस में कोई गड़बड़ी होगा, इसके कारण पूरे के पूरे डीएनए का सीक्वेंस गड़बड़ हो जाएगा। डीएनए के सीक्वेंस में कोई भी गड़बड़ी अगर होगा तो वो क्या करेगा कि फिनोटाइप और जीनोटाइप को बदल देगा। यानी फिनोटाइप का मतलब हुआ दृश्य प्रारूप बदल जाएगा, और जीनोटाइप का मतलब होता है यानी जीनी प्रारूप, जीन का प्रारूप जो है वो बदल जाएगा। जैसे सपोज मान लीजिए कि अगर CAT मान लीजिए CAT करके ये क्रम बनाए, CAT, कैट नहीं पढ़िएगा। C मतलब होता है साइटोसिन, A मतलब होता है एडेनिन, और T मतलब होता है थाइमिन। तो साइटोसिन एडेनिन थाइमिन, CAT का हम एक अगर क्रम बना दिए, बीच में अगर मान लीजिए कि CAT के बाद फिर CAT है, और कहीं हम T के जगह पे G ला के जोड़ दिए, गुआनिन को जोड़ दिए, तो इसके कारण क्या होगा? पूरे क्रम में बदलाव हो जाएगा कि नहीं? तो इस तरह से मान लीजिए कि अगर कोई जीन का, कोई आनुवांशिक पदार्थ का आके जुड़ना या वहां से डिलीट हो जाना, हट जाना, क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है। तो म्यूटेशन क्या है? तो सडन हेरिटेबल चेंजेज ऑफ डीएनए, ठीक है, यानी कि डीएनए सीक्वेंस, सडन हेरिटेबल चेंजेज ऑफ डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए अनुक्रम में होने वाले बदलावों को, चेंजेज को क्या कहा जाता है? म्यूटेशन कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। अब आइए पहले हम लोग एक बार म्यूटेशन को समझते हैं, और एक एक करके हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सुनिएगा। अब आइए, अब यहाँ हम लोग बात करेंगे कि ये म्यूटेशन है क्या, यानी कि उत्परिवर्तन क्या होता है। तो उत्परिवर्तन किसको कहा जाता है? यानी कि इट इज द, देखेंगे, इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज, इट इज द सडन हेरिटेबल चेंज, यानी कि यह अचानक से होने वाला आनुवांशिक बदलाव है। किसमें? चेंजिंग इन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए अनुक्रम में होने वाले आनुवांशिक बदलाव, या डीएनए अनुक्रम में होने वाले बदलाव है, अचानक से होने वाला बदलाव है। और इसके बदलाव के परिणाम स्वरूप क्या होता है? डेट रिजल्ट्स, यानी कि इसके परिणाम स्वरूप चेंजेज इन द जीनोटाइप एंड द फिनोटाइप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, और इसके परिणाम स्वरूप जीवों के दृश्य प्रारूप और जीनी प्रारूप में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूटेशन कहते हैं। यानी म्यूटेशन क्या है? तो इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंजेज, इट इज द सडन हेरिटेबल चेंज occurring in DNA sequence,
यानी कि यह डीएनए अनुक्रम में होने वाला यह डीएनए अनुक्रम में अचानक से होने वाला बदलाव होता है। यह डीएनए अनुक्रम में अचानक से होने वाला बदलाव होता है जिसके परिणाम स्वरूप यानी डेट रिजल्ट्स, यानी जिसके परिणाम स्वरूप क्या हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप तथा जीनी प्रारूप यानी जीनोटाइप में बदलाव हो जाता है। और इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? उत्परिवर्तन क्या है, ध्यान से सुनिएगा, कोई भी चीजें इसमें आपको रटना नहीं है। जो भी चीजें आप पढ़ रहे हैं इसका लॉजिक है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारे बातों को हम लोग करेंगे। म्यूटेशन के कारण क्या क्या प्रॉब्लम होता है, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है, उन सभी के बारे में हम लोग बात किया जाएगा। पहले देखिए क्या है, इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंज। ये क्या है, सडन हेरिटेबल चेंज है। कहीं ऑब्जेक्टिव में आपको मिल सकता है सडन हेरिटेबल चेंज क्या होता है, तो म्यूटेशन होता है। यानी अचानक से जो बदलाव होते हैं इन कहां, इन डीएनए सीक्वेंस, यानी कि डीएनए अनुक्रम में अचानक से होने वाले बदलाव जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के फिनोटाइप और जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप जीवों के फिनोटाइप और जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाए तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। हो जाएगा। अच्छा, अब देखिएगा रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन कुछ पिछले क्लास में ही आप लोग को पढ़ाया गया था, हाल ही में 1-2 क्लास पहले आप पढ़े हुए थे। इसको हिंदी में पुनर्योजन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पुनर्योजन। सॉरी, ये कुछ और ही लिखा गया। पुनर्योजन अब हुआ। देखिए पुनर्योजन क्या होता है, ये बताए हुए थे कि पुनर्योजन के कारण वेरिएशन होता है डीएनए में। कहाँ डीएनए में सर हम लोग वेरिएशन देखे थे, विभिन्नताएं देखे थे? पिछले क्लास में पुनर्योजन के बारे में आप लोग को पढ़ाया गया था। तो पुनर्योजन में उसमें हम बताए थे लिंकेज, जब पढ़ाए थे तो देखे थे कि लिंकेज जहां हो रहा था ना, उस जगह पे पुनर्योजन नहीं हो रहा था, यानी रिकॉम्बिनेशन, उस जगह पे रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। लेकिन रिकॉम्बिनेशन जहां हो रहा था, मतलब जहां लिंकेज हो रहा था वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था। और जब रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था तो वहां जो पेरेंटल कैरेक्टर था उसके अलावा कोई नया कैरेक्टर दिखाई नहीं दिया, यानी वेरिएशन उत्पन्न नहीं हो रहा था। इसका मतलब लिंकेज के कारण क्या वेरिएशन होता है, क्या नहीं होता है? लिंकेज के कारण विभिन्नताएं नहीं होता है। जैसे लक्षण माता पिता का जो था वही लक्षण गैमेट में बन के आ रहा था, कोई नया लक्षण नहीं मिल रहा था। तो फिर जबरदस्ती हम लोग क्या कर रहे थे, वहां पे रिकॉम्बिनेशन को करा रहे थे, रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर को उत्पन्न करा रहे थे। तो उसके लिए हम किसका उपयोग किए थे, क्रॉसिंग ओवर को। अगर कोई आपसे पूछ दिए कि रिकॉम्बिनेशन किसके कारण होता है, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण, और दूसरा अरे लिंकेज जहां एब्सेंट होगा वहीं पे हम लोग क्रॉसिंग ओवर करा के रिकॉम्बिनेशन को प्राप्त करते हैं। तो एक तो कारण आप बता दिए कि रिकॉम्बिनेशन कहां होता है, किसके कारण उत्पन्न होता है, क्रॉसिंग ओवर के कारण। दूसरा क्या बताइएगा, दूसरा कारण क्या है, किसके कारण उत्पन्न होता है, दूसरा नंबर बताइए कोई कारण इसका। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अरे बताए थे जब एक क्रोमोसोम पर एक जीन मौजूद होगा तब वहां आसानी से रिकॉम्बिनेंट कैरेक्टर नहीं बन जा रहा था जी। अरे बताए भी थे, क्रोमोसोम में हम आप लोग को व्यवस्थित करके क्रोमोसोम यहाँ 4 और 2 पेयर में अलग अलग क्रोमोसोम को बनाए थे और उस पर जीन को अरेंज किए थे, और वहां देखे थे कि जहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था यानी स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा था या स्वतंत्र वर्गीकरण हो रहा था, वहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, वहां नया कैरेक्टर बन रहा था। लेकिन जहां लिंकेज था वहीं पे तो नहीं बन रहा था। हम 2 कंडीशन आपको बताए थे पिछले क्लास में, ये बताया गया है 2 कंडीशन बताए थे। एक जगह पे बताए थे कि लिंकेज हो रहा है, दूसरे जगह पे बताए थे लिंकेज नहीं हो रहा है। तो जहां लिंकेज नहीं हो रहा था वहां क्या हो रहा था, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यानी स्वतंत्र अपव्यूहन हो रहा था। और अगर इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा था तो वहां नया कैरेक्टर बन रहा था, मतलब कि वहां रिकॉम्बिनेशन हो रहा था, पुनर्योजन हो रहा था। लेकिन जहां हम बताए थे लिंकेज हो रहा है वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं हो रहा था, तो वहां रिकॉम्बिनेशन के लिए हम लोग क्रॉसिंग ओवर का उपयोग किए और क्रॉसिंग ओवर के पश्चात रिकॉम्बिनेशन को उत्पन्न किए। यानी पुनर्योजन कहां कब कब होगा, तो किसके किसके कारण होगा, तो क्रॉसिंग ओवर के कारण
और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के कारण। अगर एग्जाम में पूछ दिया तो ये ऐसा नहीं कि इसको छोड़ दीजिए, बोलिएगा सर तो स्पष्ट रूप से ये बात हम लोग को नहीं लिखवाए हैं, सारा कहानियां लिखवा दी हैं आप लोग को, उसमें आप कोई भी क्वेश्चन पूछे आप उसको अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ जो टॉपिक है उसको जरा समझिएगा। यहाँ बोला जा रहा है कि रिकॉम्बिनेशन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। विभिन्नता का मतलब हुआ, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास में दो माता पिता हम बना लेते हैं किसी को, जैसे मान लीजिए कि दो माता पिता है, ये पिताजी हैं और ये माता जी। मान लीजिए कि, सुनिएगा जरा ध्यान से सुनिएगा, ये पिताजी हैं और ये माता जी हैं। अच्छा, अगर मान लीजिए कि इन दोनों के क्रॉस के पश्चात संतान का निर्माण जो हो रहा है, F1 आप लोग तो पता है F1 जनरेशन में, F2 जनरेशन में इस तरह कैरेक्टर आप लोग देखे ना जी क्रॉस करा के। अगर मान लीजिए कि इनके क्रॉस के बाद अगर सिर्फ पेरेंटल कैरेक्टर दिखाई दिया तब तो वहां रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, पुनर्योजन नहीं हुआ। लेकिन जैसे मान लीजिए कि ये दोनों पेरेंटल हैं, जनक है एक पिताजी माता जी, और इनके अलावा एक एकदम कोई अलग कलर का एकदम सुंदर सा गोरा चिपटा एकदम कोई नया संतान उत्पन्न हो गया, तो ये पुनर्योजन कहलाएगा। मतलब माता पिता वाला लक्षण तो है ही वहां, और माता पिता के लक्षण के अलावा तीसरा लक्षण भी वहां उत्पन्न हो गया। ये बात समझ में आया? इसका मतलब कि वहां क्या हो रहा है, पुनर्योजन हो रहा है। ये दोनों तो पेरेंटल हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, एक ये रिकॉम्बिनेशन हो गया, ये नया कैरेक्टर हो गया। अब समझ में आ गया रिकॉम्बिनेशन? तो सर रिकॉम्बिनेशन के कारण हम ये देख रहे हैं कि अब जो संतान है ये माता पिता से अलग हुआ, ये बेचारा दोनों करिया करिया थे, आई गोरा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि विभिन्नता हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सर हो रहा है। इसका मतलब रिकॉम्बिनेशन के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होता है। ये बात समझ में आ गया? अरे हम लोग अपने माता पिता के समान होते हैं कि भिन्न भिन्न होते हैं? सर हम लोग अपने माता पिता के भिन्न भिन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से उत्पन्न हुए हैं। तो जो जीव लैंगिक जनन के द्वारा उत्पन्न होता है उसमें विभिन्नता पाया जाता है। ये बात आप लोग को बताया गया है। तो यानी कि सर रिकॉम्बिनेशन यानी पुनर्योजन के कारण विभिन्नता होता है। आज एक और नया बात जान लीजिए कि विभिन्नता ये पुनर्योजन के कारण तो हो ही रहा था, लेकिन म्यूटेशन के कारण भी विभिन्नता होता है। यानी कि म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, यानी कि म्यूटेशन के परिणाम स्वरूप भी डीएनए में क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न होता है, वेरिएशन होता है। कैसे? तो आप लोग जो रिकॉम्बिनेशन पढ़ रहे थे ना, पुनर्योजन जो पढ़ रहे थे, क्या चीज पर पुनर्योजन देख रहे थे? सर वहां आप तो बताए थे, सर वहां आप बताए हुए थे, देखिए पहले आना होगा इस जगह पर, नहीं तो आप लोग को ऐसे कथित रूप से बोलेंगे तो पता नहीं चलेगा क्या बोल रहे हैं सर, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। मान लीजिए कि एक क्रोमोजोम पर, ये क्रोमोजोम हो गया, एक क्रोमोजोम पर अगर एक से अधिक जीन मौजूद होंगे तब उसको क्या कहा जाएगा, लिंकेज कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी फिर कैपिटल आर स्मॉल आर, मतलब यहाँ लिंकेज हो रहा है, ये बताए थे यहाँ लिंकेज हो रहा है। अच्छा, फिर हम आप लोग को बताए थे जैसे अगर इसी को हम अलग अलग व्यवस्थित कर दें, जहां एक क्रोमोजोम पर बस एक ही जीन को हम रख दें, तो जब एक क्रोमोजोम पर एक ही जीन मौजूद हो तब वहां लिंकेज नहीं हो रहा है, वहां क्या हो रहा है सर, वहां इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो रहा है। यानी कि वहां सर स्वतंत्र अपव्यूहन या स्वतंत्र वर्गीकरण हो रहा है। ठीक है, अच्छा तो यहां पे आप गैमिट बनाइए, तो इसका गैमिट सर कैपिटल टी कैपिटल आर, दूसरा गैमिट स्मॉल टी स्मॉल आर। सर इससे दो गो गैमिट बना है, और वही गैमिट बना है जो पेरेंटल कॉम्बिनेशन में है। बस समझ में? टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, टॉल राउंड ड्वार्फ रिंकल्ड, जो लेके माता पिता, मतलब जो माता पिता के बीच क्रॉस हुआ था, जैसे माता पिता थे गैमिट, उसके बाद जो बना उनका वो भी बिल्कुल समान माता पिता का ही गुण आया। मतलब यहाँ रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ मतलब विभिन्नताएं नहीं हुआ, जैसे थे वैसे ही संतान बने। लेकिन यहां देखिए कैपिटल टी कैपिटल आर, फिर कैपिटल टी स्मॉल आर, फिर स्मॉल टी कैपिटल आर, ठीक है, स्मॉल टी कैपिटल आर, फिर देखिए स्मॉल टी स्मॉल आर। अच्छा यहां देखिए टॉल राउंड
अ ड्वार्फ रिंकल्ड। सर टॉल राउंड मतलब टॉल राउंड अ ड्वार्फ रिंकल्ड, यही मेरा पेरेंटल था। ये दूगो जो है ये भी पेरेंटल है यानी जनक का है, और ये भी पेरेंटल है यानी जनक का गुण है। बाकी इन दोनों के अलावा ये दूगो जो बना है ये नया लक्षण बना है, जैसे अभी समझा रहे थे, ये बिल्कुल नया बना है। तो जब नया बना है ना तो इसी को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं, यानी इसी को पुनर्योजन कहते हैं। अब पुनर्योजन के कारण यहाँ विभिन्नता उत्पन्न हुआ कि नहीं, मतलब सर माता पिता के अलावा नया लक्षण आया, मतलब ये भिन्न भिन्न है, इन दोनों से अलग है। तो इसका मतलब कि रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन के कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है। अच्छा, ये जो आप लोग क्रोमोजोम के बारे में जो पढ़ रहे थे, ये क्रोमोजोम पर जीन को जहां मौजूद किए हैं, ये कहाँ रहता है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये कोशिका के अंदर केंद्रक होता है, और केंद्रक के अंदर ही सारा कहानी ये सब पढ़ रहे हैं। ये म्यूटेशन वाला जितना भी कहानी हो रहा है कि जीन के गड़बड़ी या डीएनए के अनुक्रम में गड़बड़ी, सब डीएनए कहाँ है? सब क्रोमोजोम में, सॉरी केंद्रक में। उसी डीएनए में आपका ये सब क्रोमोजोम की बात होती है, उसी डीएनए में ये क्रोमोजोम की बात होती है, और इस क्रोमोजोम पर जीन मौजूद है। मतलब कि आप कहीं दूसरे जगह बात नहीं कर रहे हैं, आप जो ये रिकॉम्बिनेशन पढ़े हुए हैं, चाहे लिंकेज जो पढ़ रहे थे, ये सब डीएनए का ही, ये सब के सब आनुवांशिक पदार्थ में ही पढ़ रहे थे, यानी सब ये आप केंद्रक के अंदर ही पढ़ रहे थे। तो यहाँ कोई नया बात आपको सुनने को नहीं मिल रहा है। ये जो म्यूटेशन जो है, म्यूटेशन का मतलब क्या हुआ कि जीन के डीएनए के अनुक्रम में अचानक से होने वाले बदलाव के कारण जीवों के फिनोटाइप और जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, और इस प्रक्रिया को उत्परिवर्तन कहा जाता है। बात समझ में आया? यानी डीएनए अनुक्रम में होने वाले बदलाव के कारण, डीएनए अनुक्रम में होने वाले बदलाव के कारण जीवों के फिनोटाइप तथा जीनोटाइप में परिवर्तन हो जाता है, और परिवर्तन हो जाता है। इस प्रक्रिया को या इसे उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन कहा जाता है। बात समझ में आया? अच्छा, म्यूटेशन के कारण क्या होता है? तो सर म्यूटेशन के कारण विभिन्नता उत्पन्न होता है डीएनए में। डीएनए में भिन्न भिन्न प्रकार के नए नए लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं, यानी वेरिएशन, विभिन्नताएं उत्पन्न होती है। वही हम आपको बोले हैं रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू, लीड मतलब होता है के परिणाम स्वरूप, लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, यानी पुनर्योजन और उत्परिवर्तन के परिणाम स्वरूप डीएनए में विभिन्नताएं होता है। बात क्लियर है? चलिए अब इसके प्रकार लिखना है, टाइप ऑफ म्यूटेशन। म्यूटेशन दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन? पहला नंबर में पॉइंट म्यूटेशन यानी बिंदु उत्परिवर्तन। क्या बोलते हैं? म्यूटेशन को हिंदी में उत्परिवर्तन कहा जाता है, उत्परिवर्तन। ये हेडिंग आप लोग को लिख लेना है, हेडिंग डालिए म्यूटेशन, और म्यूटेशन हेडिंग डाल के इस पॉइंट को उतारिए। तो म्यूटेशन के कितने प्रकार हुए सर? बिंदु उत्परिवर्तन, और दूसरे नंबर में फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, यानी कि इसको बोलते हैं फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। फ्रेम शिफ्ट का मतलब होता है बदला बदली होना, बदलाव होना, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो इसको पहले एक बार नोट करेंगे। चलिए हो गया, ये प्रकार लिख लिए, यानी उत्परिवर्तन के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। पहले नंबर में क्या लिखना है? बिंदु उत्परिवर्तन, और दूसरे नंबर में क्या लिखना है? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, ठीक है, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। चलिए इसको नोट कर लेंगे। अब हेडिंग डालना है पॉइंट म्यूटेशन। पहला नंबर इसमें पॉइंट म्यूटेशन का हेडिंग डालिए। अब ये बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, बिंदु उत्परिवर्तन के बारे में एक बार समझ लिया जाए। देखिए पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है, जैसे इसको हिंदी में हम लोग बोलेंगे बिंदु उत्परिवर्तन। हेडिंग डालना है बिंदु उत्परिवर्तन। बिंदु उत्परिवर्तन, ठीक है, बिंदु उत्परिवर्तन। अच्छा, बिंदु उत्परिवर्तन क्या है
जरा इसको समझ लीजिए पहले। इट इज द म्यूटेशन, इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन एकल सिंगल, इस बात पर ध्यान रखिएगा, सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि उत्परिवर्तन का वैसा प्रकार जिसमें जिसमें डीएनए के अनुक्रम में एक डीएनए में एकल क्षार युग्म में बदलाव होता है, यानी कि इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, यानी कि डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है, समझ में आया? कैसे बोलिएगा सर? एकल क्षार डीएनए के एकल क्षार युग्म में, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले परिवर्तन के कारण, उत्पन्न होने वाले उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? बिंदु उत्परिवर्तन किसको कहा जाता है? तो बिंदु उत्परिवर्तन का वैसा प्रकार है जिसमें डीएनए के क्षार युग्म में, डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होता है। क्लियर? ऐसे भी आप चाहे हिंदी लिख सकते हैं, ठीक है? इसका हिंदी लिख लीजिएगा। कैसे लिखेंगे? इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, लिख लीजिए। जैसे में क्या हो जाएगा? सिकल सेल अनीमिया। अब उस सिकल सेल अनीमिया को हिंदी में क्या कहते हैं? दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता, दात्र कोशिका अरक्तता। अच्छा, ये दात्र कोशिका अरक्तता क्या है? तो सुनिए, पॉइंट म्यूटेशन अभी हम आप लोग को दिखाएंगे इसके बारे में, ये सिकल सेल एनीमिया में किस प्रकार से पॉइंट म्यूटेशन होता है। तो यहां आप देख रहे हैं जैसे ओरिजिनल सीक्वेंस, इसको पहले देखेंगे। यहां बोर्ड पे देखिए, अभी यहां आपको कुछ ओरिजिनल सीक्वेंस दिखाया जा रहा है, यानी कि यह है वास्तविक क्रम इसका या अनुक्रम, और यह है बिंदु उत्परिवर्तन यानी पॉइंट म्यूटेशन। यहां ओरिजिनल सीक्वेंस ये है, यानी कि वास्तविक क्रम ये है, और पॉइंट म्यूटेशन के बाद देखिए किस प्रकार से क्रम में बदलाव हुआ। हम पॉइंट म्यूटेशन में आपको क्या बताए हैं? डीएनए, हम आपको क्या बताएं कि उत्परिवर्तन का वैसा प्रकार जिसमें डीएनए के अनुक्रम, जिसमें डीएनए के एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होता है, जिसमें डीएनए के अनुक्रम में एकल क्षार युग्म में परिवर्तन होता है। अब डीएनए का मान लीजिए कि एक यहाँ पे क्या है? क्रम है, अनुक्रम है, यानी कि एक सीक्वेंस है। TAACTG, समझ रहे हैं? थायमीन, एडेनिन, ये बेस पेयर है। जैसे यहाँ जो बोला हुआ है बेस पेयर, क्षार युग्म इसको बोलते हैं। जैसे क्षार युग्म जो है एडेनिन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है, थायमीन होता है और यूरासिल होता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरासिल 5 आपका बेस पेयर है। 5 बेस पेयर है। कौन कौन सर? एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। अगर ये चारों जहां रहेगा तो समझ लीजिए कि वो डीएनए है। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन होता है। मतलब कि डीएनए में क्या क्या होगा जी? एडेनिन, बता देते हैं यहां, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। अगर इस तरह से ये बेस पेयर है AGCT, तो ये समझ लीजिए क्या है? वो डीएनए में ऐसा होता है। अच्छा, अगर एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन के जगह पर अगर यहाँ यूरासिल आ जाए, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल आ जाए, तो ये क्या हो जाता है? तब ये होता है आरएनए। तब ये क्या होगा? आरएनए होगा। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमीन, डीएनए। तो सर आरएनए में और डीएनए में क्या अंतर हो गया कि थायमीन के जगह पे बस कौन सा बेस पेयर आ जाएगा? यूरासिल आ जाएगा। ठीक है, थायमीन के जगह पर यूरासिल आ गया तो आरएनए में बेस पेयर होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरासिल। डीएनए में एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और थायमीन। अब क्या बोला गया है कि सर बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? यह ऐसा उत्परिवर्तन है जिसमें कहां चेंजिंग होता है? सर एकल बेस पेयर में, यानी डीएनए के एक ही बेस पेयर में। यहां देखिए डीएनए का ये एक अनुक्रम है कि नहीं? डीएनए का अनुक्रम थायमीन,
थाइमीन, एडेनिन, एडेनिन, साइटोसिन, थाइमीन, गुआनिन, साइटोसिन, एडेनिन, गुआनिन, गुआनिन, थाइमीन, ये क्रम है डीएनए का। अचानक से मान लीजिए कि ये थाइमीन के जगह पर यहां देखिए कि एक जगह पे साइटोसिन आकर जुड़ गया। तो जैसे यहां जो आप बदलाव देखे, ये बदलाव एक क्षार युग्म पर हो रहा है, वन बेस पेयर पर हुआ। ये थाइमीन जो है साइटोसिन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो अब इसका पॉइंट म्यूटेशन वाला क्रम कुछ इस प्रकार का हो गया। बाकी सब जो इसमें होगा क्रम सबके सब सिमिलर होगा, लेकिन परिवर्तन एक ही जगह पे हुआ है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। और जब मान लीजिए कि यहां तो बस एक ही बिंदु पे एक ही जगह पे परिवर्तन हो रहा है, एक ही जगह पे परिवर्तन हुआ है, तो इसको बिंदु उत्परिवर्तन कह रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि बेस पेयर में कुछ ज्यादा बेस पेयर में गड़बड़ी हो, कोई चीजें यहां से डिलीट हो जाए, हट जाए एकदम से, अच्छा है कुछ नया चीज इसमें आके जुड़ जाए, यहां तो सिर्फ चेंजिंग हो रहा है ना जी, ध्यान से सुनिएगा। सर आपने दो प्रकार हमको बताया म्यूटेशन का, उत्परिवर्तन का दो प्रकार था, एक बिंदु उत्परिवर्तन पॉइंट म्यूटेशन, और दूसरा आपने बताया फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा, फ्रेम शिफ्ट नामे से लग रहा है पूरे फ्रेमवे का शिफ्ट हो जाना। और जैसे मान लीजिए कि सपोज हम इसमें से हम साइटोसिन ये थाइमीन को उड़ा ले जाए, थाइमीन चलो मेरे साथ हटा दिए, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पहले था 11, अब हो गया 10, तब पूरा का पूरा फ्रेमवे अब शिफ्ट हो जाएगा। अब ये फ्रेम में शिफ्टिंग हो गया, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहा जाता है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, या तो कुछ नया चीज उसमें आके ऐड हो जाए तो उसको इंसर्शन कहते हैं, या डुप्लीकेशन उसी को बोला जाता है। कोई नया चीज आके जुड़ जाए इंसर्शन, या वहां से डिलीट हो जाए डिलीशन यानी हट जाए। तो या तो इंसर्ट हो जाए यानी जुड़ जाए, या फिर उससे निकल जाए, तब उसको क्या बोलिएगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि ये 11 गो का क्रम है और चेंजिंग के बाद भी 11 का ही क्रम रह गया, तो इसका मतलब है, और इसमें बदलाव एक ही जगह पे हुआ, एक ही क्षार युग्म में हुआ, तो इसका मतलब ये पॉइंट म्यूटेशन हुआ है। बात समझ में आया? इसके फ्रेम में कोई शिफ्टिंग हो रहा है क्या? कोई शिफ्टिंग नहीं हो रहा है सर, बस एक जगह पे सिर्फ बदलाव हुआ है, थाइमीन के जगह पे साइटोसिन जुड़ गया है, लेकिन फ्रेम तो बिल्कुल सेम है, तो इसमें फ्रेम का शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट म्यूटेशन हो गया। और अगर कोई चीजें जुड़े, क्षार युग्म का इंसर्शन होना यानी कि जुड़ना, या डिलीशन होना यानी हटना यानी उड़ना, जुड़ना या उड़ना, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। और सिर्फ अगर एक जगह पे बदलाव होना, चेंजिंग होना, पॉइंट म्यूटेशन। अब समझ में आ गया म्यूटेशन का टाइप? चलिए अब इसमें आप लोग पहले इसको एक बार नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हिंदी बोले इसका। लिखेंगे डीएनए के एकल क्षार युग्म में, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव डीएनए अनुक्रम में, क्या बोले हैं, डीएनए के एकल क्षार युग्म में, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन को, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। आप सबको पता है कि सर डीएनए के बेस पेयर में, डीएनए के क्रम में कहीं भी कोई भी बदलाव होगा तो उसके कारण क्या उत्पन्न होगा, म्यूटेशन उत्पन्न होगा। लेकिन अगर डीएनए के एक
क्षार युग्म में अगर परिवर्तन होगा तो उसके कारण अगर म्यूटेशन उत्पन्न होता है तो उस म्यूटेशन को क्या कहिएगा? बिंदु उत्परिवर्तन कहेंगे। क्लियर हो गया? लिख लिए, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव के कारण, डीएनए के एकल क्षार युग्म में होने वाले बदलाव के कारण उत्पन्न उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्पन्न उत्परिवर्तन को बिंदु उत्परिवर्तन कहा जाता है। जैसे सिकल सेल अनीमिया, जैसे सिकल सेल एनीमिया, इसको लिखना होगा आपको। यह है वास्तविक, यह है आपका वास्तविक क्रम या अनुक्रम, ठीक है। और यह है आपका बिंदु, यह है आपका बिंदु उत्परिवर्तन। आया समझ में? ठीक है, यहाँ क्रम में कोई गड़बड़ी नहीं हो रहा है सर, सिर्फ बीच में बेचारा थाइमिनुआ के जगह पे साइटोसिनुआ आ गया था। ठीक है, बाकी कोई बदलाव नहीं हो रहा है। अच्छा, इसके कारण फ्रेम में कोई बदलाव हुआ? जितना था, जितना बेस पेयर उतना ही का उतना ही है ये डीएनए का बेस पेयर, बस एक बिंदु पे, एक जगह पे परिवर्तन हुआ है, इसलिए इसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल में जैसे में क्या लिख लेना है? सिकल सेल अनीमिया, यानी दात्र कोशिका और रक्तता। चलिए अब आते हैं हम लोग, पहले एक बार हम लोग इसका एग्जाम्पल समझ लेते हैं। सिकल सेल एनीमिया क्या है? देखिए, सिकल सेल एनीमिया का मतलब एक बार समझेंगे। सिकल सेल एनीमिया क्या है? चलिए अब देखिएगा, ये यहाँ कुछ आप लोग को फिगर दिखाई दे रहा है। ये हमारे नॉर्मल आरबीसी का शेप है, ये हमारे नॉर्मल आरबीसी का, नॉर्मल आरबीसी का क्या है जी? शेप है, शेप यानी कि आकार है। कैसा होता है सर? बाई कॉनकेव होता है। कैसा होता है? बाई कॉनकेव, बाई कॉनकेव होता है। बाई कॉनकेव का मतलब क्या होता है? ध्यान से समझिएगा, इसका पॉइंट का बहुत यूज है। बाई कॉनकेव का मतलब होता है उभयावतल। क्या बोलेंगे? उभयावतल। ठीक है, उभयावतल। अच्छा, बाई कॉनकेव, ये जो शेप आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये सब बाई कॉनकेव शेप का है, यानी कि उभयावतल शेप का है। अचानक से क्या होगा कि चूंकि म्यूटेशन तो अचानक से ही होता है, सडन हेरिटेबल चेंजेज है, ये अचानक से आनुवांशिक बदलाव हो जाना। तो अचानक से क्या होगा कि ये हमारा जो हेमोग्लोबिन का जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, हेमोग्लोबिन का पेप्टाइड बॉन्ड जो होता है, ये उसमें अमीनो एसिड होता है, और उसका अमीनो एसिड क्या हो जाएगा? उसके एक छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है। क्या होता है? छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड होता है, ग्लूटामिक एसिड होता है। अब ये ग्लूटामिक एसिड छठे पोजीशन पे जो यहां आपको दिख रहा है ग्लूटामिक एसिड, अब इस ग्लूटामिक एसिड में अचानक से म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हो जाता है, और ग्लूटामिक एसिड के जगह पे छठे पोजीशन में क्या आकर जुड़ जाता है? तो देखिए, वैलिन जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है जी? सर वैलिन जुड़ जाता है। क्या जुड़ेगा? वैलिन जुड़ जाएगा। यानी कि हम अभी आपको क्या बोले कि हमारे नॉर्मल आरबीसी का आकार कैसा होता है? तो सर नॉर्मल आरबीसी का आकार बाई कॉनकेव शेप का होता है, ये बात पता है। अच्छा, आरबीसी ये देखिएगा, अब हमारे हेमोग्लोबिन, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, आरबीसी क्या है? ब्लड का एक पार्ट है। ब्लड का निर्माण 4 कंपोनेंट के मिलने से बना हुआ होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटिलेट्स और ब्लड प्लाज्मा। ये तो बात आपको पता है। तो हमारे ब्लड में जैसे हेमोग्लोबिन जो होता है, ये हमारे ब्लड का पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, और वर्णक उसी हेमोग्लोबिन के कारण हमारे खून का रंग, हमारे ब्लड का रंग लाल होता है, और वह उसमें आयरन भी पाया जाता है, आयरन कंटेनिंग पिगमेंट होता है। हेमोग्लोबिन आयरन युक्त पिगमेंट है। ठीक है, ये बात आप लोग का क्लियर है। अच्छा, तो हेमोग्लोबिन का ये पेप्टाइड बॉन्ड है। अचानक से पेप्टाइड बॉन्ड में, हेमोग्लोबिन के पेप्टाइड बॉन्ड में एक पॉइंट म्यूटेशन होता है, जहां एक अमीनो एसिड जिसका नाम है ग्लूटामिक एसिड छठे पोजीशन पर मौजूद होता है।
ये क्या होगा कि इसमें जैसे ही पॉइंट म्यूटेशन होगा, पॉइंट म्यूटेशन के कारण तो अभी आपको बताए हैं कि एक ही जगह पे बदलाव होता है, तो यहां पे क्या हो गया, पॉइंट म्यूटेशन हुआ। जैसे ही बिंदु उत्परिवर्तन हुआ, तो बिंदु परिवर्तन के होते ही अब क्या हो जाएगा कि ये अब जो नॉर्मल शेप का, जो सामान्य शेप में आरबीसी हमारा था बाइकॉनकेव यानी उभयावतल, अब ये इधर बन जाता है किस शेप का, ये हंसुए के शेप का यानी सिकल शेप का बन जाता है, हंसुआ के शेप का बन जाता है। हंसुआ तो सुने होइएगा, जिसको दात्र बोलते हैं, दात्र भी कहते हैं, दात्र आकार, ठीक है। तो ये बन जाएगा सिकल सेल के जैसा, सिकल सेल यानी सिकल शेप का बन जाता है, हंसुए के आकार का बन जाता है, और इसलिए उस कोशिका का नाम अब सिकल सेल हो जाता है, यानी दात्र कोशिका हो जाता है। जैसे ही दात्र कोशिका हुआ, क्यों हुआ दात्र कोशिका? सर पॉइंट म्यूटेशन के कारण जो बाइकॉनकेव शेप में था, अब उसका शेप देखिए यहां बदला हुआ दिखाई दे रहा है कि नहीं, अब ये सिकल शेप का हो गया, यानी कि हंसुए के आकार का हो गया। अब हंसुए के आकार का क्यों हुआ है? तो ग्लूटामिक एसिड के जगह पर वैलिन जुड़ गया, तो ये बिंदु उत्परिवर्तन हो रहा है कि नहीं? तो बिंदु उत्परिवर्तन के कारण आरबीसी के आकार में बदलाव हो गया कि नहीं? जैसे ही आरबीसी के आकार में बदलाव होगा, अब हमारा ये आरबीसी जब राउंड था ना, तो ये आसानी से ब्लड का सर्कुलेशन हो पा रहा था, रक्त का परिसंचरण यानी रक्त का गमन जो है, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह आसानी से हो रहा था। अब जैसे ही ये बेचारा सिकल शेप का हो गया, हंसुए के आकार का हो गया, तो अब ये क्या हो जाएगा, ब्लॉकेज कर देगा, ब्लॉक कर देगा किसको? ये रुधिर वाहिका को, ब्लड के वेसल्स को, यानी जिस नलिका से ब्लड प्रवाहित हो रहा था, अब वो ब्लड को ब्लॉक कर देगा, ब्लॉक कर देगा। तो इसके कारण खून की अब दूसरे अंगों में खून नहीं पहुंचेगा, खून की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। जैसे ही ब्लड की कमी होगी, तो ये अब हो जाएगा एनीमिया। मतलब क्या होता है? खून की कमी, लैक ऑफ ब्लड यानी खून की कमी, तो इसका पूरा नाम हो जाता है सिकल सेल अनीमिया, यानी कि दात्र कोशिका और रक्तता। दात्र कोशिका और रक्तता, इसको हिंदी में कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। आगे हम जेनेटिक डिसऑर्डर में आप लोग को फिर पढ़ाएंगे, आनुवांशिक बीमारी जब बताया जाएगा तो उसमें पढ़ाएंगे ये। लेकिन अभी आप लोग बिंदु उत्परिवर्तन, इसमें किस प्रकार से बिंदु उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल सिकल सेल एनीमिया है, उस बात को हम आपको दिखा दिए कि यहाँ जैसे जैसे आप देख रहे हैं, जैसे ये अमीनो एसिड के छठे पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड था, तो इसका शेप नॉर्मल था, लेकिन जैसे ही बिंदु उत्परिवर्तन हुआ, ग्लूटामिक एसिड के जगह पे वैलिन आकर जुड़ गया, तो इसके कारण क्या हुआ कि पूरा का पूरा खेल ही बदल गया, यानी कि अब ये हो गया सिकल सेल का, और इसके कारण इसका पूरा नाम हो गया सिकल सेल अनीमिया। इसके कारण अब बीमारी एक पकड़ लेगा, सिकल सेल अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, अरे आया समझ में? चलिए, तो इसको नोट कर लेना है। चलिए, हो गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। अच्छा, एक पॉइंट लिख लेंगे, पॉइंट म्यूटेशन, सॉरी एक पॉइंट लिख लीजिए, म्यूटेशन टर्म को किसके द्वारा दिया गया था? लिख लेंगे, म्यूटेशन टर्म वाज गिवन बाय ह्यूगो डेवरिज। ठीक है, म्यूटेशन टर्म वाज गिवन बाय ह्यूगो डेवरिज। आया समझ में? कब? इन 1901, 1901 ईस्वी में। याद रखेंगे, यानी कि 1901 ईस्वी में उत्परिवर्तन शब्द को ह्यूगो डेवरिज के द्वारा दिया गया था। ठीक है, 1901 ईस्वी में, 1901 ईस्वी में ह्यूगो डेवरिज के द्वारा उत्परिवर्तन शब्द को दिया गया था। ह्यूगो डेवरिज के द्वारा उत्परिवर्तन शब्द को दिया गया था। तो कोई पूछेगा अगर कि म्यूटेशन शब्द को किसके द्वारा दिया गया था, तो ह्यूगो डेवरिज के द्वारा। कब? 1901 ईस्वी में। चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है अब दूसरा नंबर, बस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन अब हम लोग को जानना है। ठीक है, अच्छा अब ये बताइए, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन क्या होता है? बिंदु परिवर्तन तो समझ में आ गया कि एक पॉइंट पे बदलाव होगा, लेकिन अगर मान लीजिए कि डीएनए के
पूरे के पूरे क्रम में अगर बदलाव हो जाए तो सर डीएनए के पूरे क्रम में बदलाव होने के लिए डीएनए का फ्रेम या तो बढ़ जाना पड़ेगा या नहीं तो घटना पड़ेगा। बात समझ में आया? यानी कि इसके साथ या तो किसी चीज का डिलीशन होना होगा, मतलब या तो कोई चीज डिलीट होगा यानी हटेगा, इसका मतलब कि विलोपन होगा उसका, और नहीं तो इंसर्शन होगा, निवेशन होगा। निवेशन मतलब आना और विलोपन जाना, डिलीट हो जाए। ठीक है, या तो डिलीशन होगा, डिलीट हो जाएगा, नहीं तो इंसर्शन होगा, नया ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा। बात समझ में आया? डिलीशन यानी डिलीट हो गया और नहीं तो ये इंसर्शन जुड़ गया। ये बात समझ में आया? तो इसके कारण क्या होगा, इसके परिणाम स्वरूप पूरे के पूरे बेस पेयर में यानी कि पूरे के पूरे क्षार युग्म में, डीएनए के पूरे क्षार युग्म में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इसी बदलाव को हम फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहते हैं। आए समझ में? फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन यानी इट इज द डिलीशन और इंसर्शन। बहुआ हेलो, एक बात याद रखिएगा, उत्परिवर्तन का मतलब ही होता है डीएनए के क्रम में बदलाव होना। उस बात समझ में आया? अब ये बदलाव कुछ दो तरीके से हो सकता है। या तो मान लीजिए कि किसी एक जगह पे कुछ नया आकर जुड़ जाए और जो पहले था वो हट जाए। जैसे अभी आपको बताए हैं, एक जगह पे ही बदलाव हो, एक क्षार युग्म में बदलाव हो तो उसको बिंदु उत्परिवर्तन कहते हैं। और नहीं तो ये हो कि उसमें नया आके ऐड हो जाए या उसमें से एक डिलीट ही हो जाए, तब उसके कारण उत्परिवर्तन होगा। तो उस तरह के उत्परिवर्तन को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहेंगे। तो इट इज द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस। यानी कि यह क्या है, तो यह क्या होता है, यानी क्षार युग्मों के विलोपन अथवा निवेशन के परिणाम स्वरूप क्षार युग्म के विलोपन मतलब क्षार युग्म में से कुछ चीजें डिलीट हो जाए, हट जाए, चाहे इंसर्शन यानी कुछ नया चीजें जुड़ जाए। तो इसके परिणाम स्वरूप पूरे डीएनए के अनुक्रम में बदलाव हो जाता है, शिफ्टिंग हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और इस प्रकार के उत्परिवर्तन को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। ये दूसरे नंबर पॉइंट है आपका, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अच्छा आप देखिएगा, अगर लॉस हो रहा है, डिलीशन हो रहा है या फिर गेन हो रहा है। लॉस मतलब डिलीट हो जाएगा, गेन मतलब इंसर्ट होगा। डिलीशन इसीलिए देखिए यहाँ इंडिकेशन हम कैसा बनाए हुए हैं, डिलीशन यानी कि इंडिकेशन ये हुआ, गेन यानी कि इसमें इंसर्ट हुआ, जुड़ रहा है। और इसी को हम लोग इंसर्शन को ही डुप्लीकेशन भी कहते हैं, डुप्लीकेट हो जाना। इंसर्शन का ही दूसरा शब्द आप डुप्लीकेशन भी यूज कर सकते हैं। डुप्लीकेट यानी उसका कॉपी बन जाएगा, यानी कि उसमें बढ़ रहा है, जुड़ रहा है आकर। तो या तो डिलीट हो जाए या जुड़ जाए ऑफ डीएनए सेगमेंट यानी डीएनए क्रम, डीएनए सेगमेंट यानी डीएनए अनुक्रम, डीएनए का सेगमेंट एक टुकड़ा जो है, एक खंड डीएनए के खंड का या तो जुड़ना या डीएनए के खंड का हटना क्या उत्पन्न करता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज उत्पन्न करता है। क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब होता है गुणसूत्रीय असमानताएं उत्पन्न करता है या गुणसूत्रीय गड़बड़ियां उत्पन्न करता है। और यहीं से शुरू होती है आनुवांशिक बीमारी। यहां तक कि क्रोमोसोमल एब्रिविएशन जो होता है ये कैंसर को भी उत्पन्न करता है। यानी गुणसूत्रीय गड़बड़ियां किसमें दिखाई देता है, कैंसर कोशिका में भी दिखाई देता है। यानी कि गुणसूत्रीय बदलाव, गुणसूत्रीय गड़बड़ियों के कारण कैंसर भी उत्पन्न होता है। अरे मान लीजिए कि आपको पता है, अभी हम कुछ आपको म्यूटेंट बताएंगे, म्यूटेंट के बारे में बताएंगे। पहले म्यूटेंट की बात कर लेते हैं 1 मिनट, फिर बाद में उसके बाद हम लोग उसका इस टॉपिक को देखा जाएगा। एक बार देखिएगा म्यूटेंट के बारे में। म्यूटेंट का मतलब होता है, सॉरी म्यूटाजेन का मतलब होता है, म्यूटाजेन का मतलब होता है उत्परिवर्तक। और उत्परिवर्तक क्या है, तो जिसके कारण क्या उत्पन्न होता है, उत्परिवर्तन उत्पन्न होता है। तो यानी कि म्यूटाजेन आर द एजेंट, म्यूटाजेन वैसे एजेंट होते हैं, वैसे कारक होते हैं जो क्या चीज को उत्परिवर्तित करते हैं, जो म्यूटेशन को उत्परिवर्तित करते हैं।
सॉरी जो यानी म्यूटेशन को उत्परिवर्तित को यानी उत्परिवर्तन को क्या करते हैं, ये इंड्यूस करते हैं। ठीक है, यानी कि म्यूटाजेन जिसके परिणाम स्वरूप जिसके कारण म्यूटेशन होता है उसको म्यूटाजेन कहा जाता है। सिंपल बात समझ में। अच्छा, इंड्यूस करने का मतलब होता है उत्प्रेरित करना। हम उत्परिवर्तित बोल दिए थे, उत्परिवर्तन बोल दिए थे। उत्परिवर्तित करना यानी उत्प्रेरित करना, सॉरी उत्प्रेरित करना। तो म्यूटाजेन वैसे एजेंट होते हैं, म्यूटाजेन यानी उत्परिवर्तक वैसा कारक होता है जो म्यूटेशन को उत्प्रेरित करता है, यानी जिसके कारण म्यूटेशन होता है। अब देखिएगा यहां, जैसे फिजिकल म्यूटाजेन और केमिकल म्यूटाजेन दो तरह का होता है। फिजिकल म्यूटाजेन का मतलब होता है यूवी रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट विकिरण। अच्छा, अल्फा, बीटा, गामा रे और एक्स रे। कभी ऐसा सुने होइएगा आपको कोई मना करता है कि ये धूप में बाहर न निकले, ज्यादा अगर धूप है तो उसमें बाहर में निकलने पर हो सकता है कि स्किन कैंसर उत्पन्न हो जाए वहां से। तो इसका मतलब क्यों, क्योंकि स्किन सन से आने वाले जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, या सूर्य से आने वाले जो भी रेडिएशन आ रहे हैं, अल्फा बीटा गामा कोई भी रेडिएशन अगर आ रहा है तो ये रेडिएशन के कारण आपको स्किन कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। तो ये स्किन कैंसर किसके कारण हो रहा है, तो आप तो अभी यहां देखे ही हैं, म्यूटेशन किसके कारण होता है, म्यूटाजेन के कारण होता है, यानी उत्परिवर्तक के कारण उत्परिवर्तन होता है। तो उत्परिवर्तक में कौन आया, तो यूवी रेज है ना जी। तो इसका मतलब कि सर यूवी रेज ये सब मतलब ये म्यूटाजेन के कारण उत्परिवर्तक के कारण क्या होता है कि डीएनए के अनुक्रम में बदलाव भी हो सकता है। अच्छा, इसका मतलब कि जो डीएनए के अनुक्रम में, डीएनए के सीक्वेंस में जो बदलाव अभी आप पढ़ रहे थे वो सब उसके कारण कौन है, ये सब कारण है केमिकल म्यूटाजेन और फिजिकल म्यूटाजेन। भौतिक कारक, भौतिक उत्परिवर्तक और रासायनिक उत्परिवर्तक होता है। भौतिक उत्परिवर्तक में तो आपने देख लिया यूवी रेडिएशन यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी विकिरण, उसके बाद अल्फा बीटा गामा रेज एक्स रेज एक्सेट्रा। अच्छा, रासायनिक उत्परिवर्तक में कौन आएगा, मस्टर्ड गैस आता है, फिनॉल आता है, फॉर्मालिन आता है, एसिटिक एसिड, फिर फॉर्मिक एसिड, NH3, अमोनिया एक्सेट्रा, ये सब इसमें शामिल होता है। अच्छा, ये सब भी आनुवांशिक बदलाव कर सकते हैं, यानी डीएनए के क्रम में, डीएनए के सीक्वेंस में बदलाव कर सकते हैं, बेस पेयर में बदलाव कर सकते हैं। बात समझ में आया। अच्छा, इसका मतलब कि वही बातें हम आपको समझा रहे थे कि म्यूटेशन किसके कारण होता है, तो म्यूटेशन होने का भी कोई एजेंट है, यानी कि म्यूटेशन का भी कुछ कारक होता है जिसके कारण म्यूटेशन होता है। तो यानी कि अब किसके कारण, अब अगर कोई जैसे अल्ट्रावायलेट रेज ही मिला किसी को अगर पराबैंगनी विकिरण ज्यादा मिल गया अगर, तो इसके कारण क्या होगा, नॉर्मल उसका जिस तरह से पहले जो उसका नॉर्मल सीक्वेंस था अब नॉर्मल सीक्वेंस में बदलाव होगा। बदलाव होने के लिए कई अलग अलग तरह के बदलाव हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए या तो कुछ चीजें डिलीट हो जाए, अगर पराबैंगनी किरण आएगा तो हो सकता है कुछ नया चीजें डिलीट हो सकता है, या हो सकता कुछ चीजें उसमें से डिलीट हो सकता है, या हो सकता है दूसरे जगह से कुछ जाकर उसके अंदर शिफ्ट हो सकता है, इंसर्ट हो सकता है। तो उसके कारण या तो जहां बेस पेयर डिलीट हो चाहे जुड़े, मतलब जुड़े या हटे, कुछ भी अगर ऐसा हो रहा है बेस पेयर का, तो डीएनए के अनुक्रम में शिफ्टिंग हो जाएगा, और वही शिफ्टिंग यानी परिवर्तन जो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहलाएगा। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे किस प्रकार से आप कहिएगा कि सर किसी एक बदलाव से क्या हो सकता है, पूरा का पूरा क्रम कैसे बदलेगा। जैसे BEAST बीस्ट है, हाँ अच्छा आप देखिए नॉर्मल है, इसमें सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, यहां आप देखिएगा इंसर्शन हो रहा है, यहां पे देखिए ये R यहां के बीच में जुड़ा, पहले से ये क्या था BEAST था, और जैसे ही इसके अंदर इंसर्ट हुआ, क्या R इंसर्ट हुआ, इसमें R के इंसर्ट होते ही अब ये बन गया ब्रेस्ट। पहले से देखिए BEAST था, अब BEAST में जैसे ही R का इंसर्शन हुआ
पूरा मीनिंगे बदल दिया, यह बन गया ब्रेस्ट। अरे समझ रहे हैं बात को? तो ये देखिए बेस्ट से ये बीस्ट से ब्रेस्ट बन गया, बीस्ट से ब्रेस्ट बन गया। इसमें क्या हो रहा है? इंसर्शन हो रहा है, यानी जुड़ रहा है। अच्छा उसी तरह अब देखिए ये जो BEAST था उसमें से ए को हटा दिया, BEAST जो नॉर्मल था इसमें से ए को हटा दिया तो ये बेस्ट बन गया। यानी कि इसमें से अगर कोई चीजें नॉर्मल है, इसमें से कुछ चीजें अगर डिलीट हो जाए, डिलीशन हो जाए, तो इसके कारण इसमें परिवर्तन होता है। देखिए बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। ये BEAST था, तब ये ए के हटते ही ये बेस्ट बन गया। यानी कि यहाँ पे ये शिफ्टिंग हुआ है कि नहीं? यानी कि ये क्रम में शिफ्टिंग हो रहा है, क्रम शिफ्ट हो गया, परिवर्तित हो गया, पूरा का पूरा क्रम बदल गया। ये पूरा क्रम जुड़ने से भी क्रम बदल रहा है और निकलने से भी क्रम बदल जा रहा है। अच्छा अगर मान लीजिए कहीं इसमें इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन का मतलब हुआ ये ST को, अरे इन्वर्जन का मतलब होता है पलट देना। बस समझ में? इन्वर्जन मतलब क्या होता है? पलट देना। अगर मान लीजिए ST के जगह पे TS कर दिए तो इसका BEATS बीट्स हो गया, वो म्यूजिक में चला गया। बस समझ में? सबका मीनिंग पूरा बदल दे रहा है। मतलब कि जैसे जैसे इसमें परिवर्तन हो रहा है, जिस तरह से भी परिवर्तन होगा उस तरह से जैसे जैसे परिवर्तन होगा, सब्स्टिट्यूशन आप लोग पढ़ते होइएगा, हिंदी में इसको प्रतिस्थापन कहते हैं। सब्स्टिट्यूशन जैसे कि देखिए EAST में B को हटा के F जुड़ गया, नया यहां आके जुड़ा हुआ है FEAST, पूरा बदल गया। फिस्ट तो ये हो गया आपका आहार हो गया। हाँ मतलब समझ रहे हैं? एकदम से पूरा बदल दिया, मीनिंग पूरा बदल दिया। यहां अगर आर आके बीच में जुड़ जाए, पहले जुड़ा दूसरे नंबर पे जुड़ा, यहां से अब हट गया, फिर उसके बाद लास्ट में इन्वर्जन हो गया, यानी कि पलट गया। तो इन सभी चाहे सब्स्टिट्यूशन हो, इंसर्शन हो, डिलीशन हो या इन्वर्जन हो, मतलब इन सभी मामलों में क्या हो रहा है? पूरे क्रम में बदलाव हो रहा है। क्रम में बदलाव में कैसे हो रहा है? ये शिफ्टिंग हो रहा है, ये पॉइंट म्यूटेशन नहीं हो रहा है, ये किसी एक जगह पे बदलाव नहीं है, ये पूरा का पूरा क्रम में बदलाव हो गया है, पूरे DNA का अनुक्रम में बदलाव हुआ है। तभी इसको हम लोग बोलते हैं क्या? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। चलिए इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए, फिर हम हिंदी बोलते हैं। जैसा 1 मिनट के लिए समय देंगे, हम लोग इसको भी एक बार समझ लेते हैं। यहां पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो पॉइंट म्यूटेशन तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए, CAT ये सब क्या है जी? सर एक क्रम है, DNA का एगो सीक्वेंस, DNA का एक अनुक्रम है। सर यहाँ DNA के अनुक्रम में हुआ क्या है? अभी ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है, इसमें भी बदलाव कहाँ हुआ है? अभी नॉर्मल सीक्वेंस है। अच्छा इसमें क्या हुआ? CAT के बाद C है यहाँ साइटोसिन, और कैट कैट मत पढ़ने लगेगा, कैट 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 ऐसे मत पढ़िएगा। ये साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन, समझ में आया? साइटोसिन, एडेनिन, थाइमीन। अच्छा अब देखिए हुआ क्या? यहाँ साइटोसिन के जगह पर गुआनिन आ गया, लेकिन गुआनिन के आने के बाद जितना क्रम ऊपर जैसे था वैसे ही क्रम नीचे भी रह गया। इसमें अभी कोई शिफ्टिंग हुआ क्या? शिफ्टिंग यहां नहीं हुआ। तो ये हो गया सर सिर्फ एक जगह पे बदलाव हुआ है, इसमें पूरे क्रम में कोई परिवर्तन नहीं आया। ऐसे तो DNA के क्रम में बदलाव, शिफ्टिंग नहीं हुआ, घटा या बढ़ा नहीं, लेकिन DNA के क्रम में बदलाव तो हुआ होगा, नया आके जुड़ा है, बदल गया है, उसमें परिवर्तन हो गया है। तो लेकिन इसको हम लोग कहते हैं बिंदु उत्परिवर्तन। अब देखिए सेकंड पॉइंट में देखिए, अब यहाँ क्या हुआ? ये जो बिंदु उत्परिवर्तन, जो चीजें इसमें जुड़ा था, पहले से जुड़ा हुआ था, अब यहाँ क्या हो गया? एक डिलीट हो गया। यहां तो बिंदु उत्परिवर्तन हुआ है, क्यों? क्योंकि C के जगह पर केवल G आ गया। C के जगह पर क्या आ गया है? C के जगह पर G आ गया, लेकिन तो पॉइंट म्यूटेशन, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ क्या हो गया? CAT के बाद CA और T डिलीट हो गया। जैसे T डिलीट हुआ, अब ये क्या होगा? अब ये शिफ्टिंग हो जाएगा इसके बीच। बस समझ में? इनके बीच जो है अब शिफ्टिंग होगा, तो अब इनकी संख्या जो पहले थी अब उसमें कमी हो गया, बेस पेयर में हो गया कि नहीं? तो इसके कारण ये जीन पूरा का पूरा DNA का अनुक्रम शिफ्टिंग हुआ, तो इसको
क्या बोलते हैं? फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए, फिर हम इसका हिंदी बोलते हैं। हो गया? हिंदी बोल दें? हिंदी बोला जाए? लिखेंगे। देखिए, डीएनए, नहीं डीएनए नहीं लिखेंगे, सॉरी, उसको खटिए, दूसरे तरीके से लिखिए इसका। इट इज द डिलीशन और इंसर्शन ऑफ बेस पेयर जो लिखा हुआ है, रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। हम इसको दूसरे तरीके से बना दे रहे हैं जो आसानी से याद हो जाएगा। चलिए लिखेंगे, डीएनए अनुक्रम में, ठीक है, लिखिए डीएनए अनुक्रम में, डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के, डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के, डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के विलोपन, विलोपन ब्रैकेट में लिख लेंगे हटना, विलोपन ब्रैकेट में क्या लिखना है? हटना। ठीक है, डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के विलोपन ब्रैकेट में हटना, अथवा 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 निवेशन, निवेशन अथवा निवेशन ब्रैकेट में जुड़ना, ब्रैकेट में जुड़ना, निवेशन। हो गया? निवेशन के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के विलोपन अथवा निवेशन के परिणाम स्वरूप, के परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम में बदलाव हो जाता है, के परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। हम क्या बोले हैं? डीएनए अनुक्रम में 4 युग्म के विलोपन यानी हटने अथवा निवेशन जुड़ने, यानी निवेशन, निवेशन यानी जुड़ने के परिणाम स्वरूप डीएनए अनुक्रम में, डीएनए अनुक्रम में बदलाव हो जाता है। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रेम शिफ्ट, फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। इस प्रक्रिया को फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन कहा जाता है। हो गया? चलिए दूसरे नंबर बोले, दूसरे वाले का हिंदी लिख लेंगे। डीएनए खंड के हटने, डीएनए खंड के हटने अथवा अथवा जुड़ने के कारण, डीएनए खंड के हटने अथवा जुड़ने के कारण गुणसूत्र असमानताएं उत्पन्न होती है। गुणसूत्र असमानताएं, गुणसूत्र असमानताएं अर्थात गुणसूत्र गड़बड़ियां उत्पन्न होती है, या उसी को बोल सकते हैं गुणसूत्रीय असमानताएं उत्पन्न होती है, अर्थात गुणसूत्र, गुणसूत्रीय गड़बड़ियां उत्पन्न होती है। हो गया? दूसरे नंबर में एरो देकर लिखेंगे, दूसरे नंबर में लिख लीजिए,
गुणसूत्रीय गड़बड़ियों के कारण गुणसूत्रीय गड़बड़ियां कैंसर कोशिका में, लास्ट वाले का हिंदी लिख लेना है, गुणसूत्रीय गड़बड़ियां कैंसर कोशिकाओं में दिखाई देती है। ठीक है, गुणसूत्रीय गड़बड़ियां कैंसर कोशिकाओं में दिखाई देती है। चलिए अब देखेंगे, अब हम लोग फिर से म्यूटाजेन, जो हम पीछे एक बार आपको समझाए थे अभी जस्ट, तो म्यूटाजेन क्या है, अब एक हेडिंग डालेंगे म्यूटाजेन। देखिए म्यूटाजेन का मतलब होता है उत्परिवर्तक। क्या बोलेंगे इसको? उत्परिवर्तक। ठीक है, तो उत्परिवर्तक क्या होता है, यानी कि जो म्यूटेशन को उत्पन्न करते हैं, यानी कि जिसके कारण म्यूटेशन उत्परिवर्तन होता है, जिसके कारण उत्परिवर्तन होता है उसको उत्परिवर्तक कहा जाता है। यानी कि म्यूटाजेन आर द एजेंट, यानी कि उत्परिवर्तक वैसा कारक है डेट इंड्यूस म्यूटेशन, यानी कि जो उत्परिवर्तन को प्रेरित करता है। या आप बोलिएगा, ऐसे भी बोल सकते हैं, उत्परिवर्तक वैसा कारक होता है जो उत्परिवर्तन को उत्पन्न करता है। बात समझ में आ गया? चलिए अब देखिए, उत्परिवर्तक दो प्रकार के होते हैं। आपको हेडिंग डालना है उत्परिवर्तक के कारक के प्रकार। उत्परिवर्तक के प्रकार। उत्परिवर्तक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहले नंबर में भौतिक उत्परिवर्तक। क्या बोलिएगा? भौतिक उत्परिवर्तक। दूसरे नंबर में क्या बोलेंगे? रासायनिक उत्परिवर्तक। अच्छा, भौतिक उत्परिवर्तक कौन कौन आता है इसमें? तो इसका एग्जाम्पल, जैसे जो भी आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं फिजिकल हो जाएगा, जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वो केमिकल हो जाएगा। तो जैसे यूवी रेडिएशन, यानी कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन, यानी पारा बैगनी विकिरण। दूसरे नंबर में अल्फा, बीटा, गामा किरणें, रेस, एक्स रेज यानी एक्स किरणें, एटसेट्रा इत्यादि। हो गया? समझ में आया? दूसरी तरफ में जो केमिकल म्यूटाजेन है, यानी कि रासायनिक उत्परिवर्तक है, जो जैसे मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मेलिन, एसेटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और NH3 यानी अमोनिया। बस समझ में आया? तो इस तरह से केमिकल म्यूटाजेन है। म्यूटाजेन क्या होता है? तो म्यूटाजेन उसको बोलते हैं जिसके कारण म्यूटेशन उत्पन्न होता है। बात समझ में आया? तो ये म्यूटेशन की कहानी आपका कंप्लीट हो गया। म्यूटेशन हम लोग को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन थोड़ा डिटेल्स में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है, वहां पे हम आप लोग को फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के बारे में विशेष रूप से बताएंगे। हमें यहाँ उतना विशेष रूप से नहीं बताए हैं इसलिए क्योंकि अगले चैप्टर में आपको पढ़ना है, 6 चैप्टर में मोलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, बहुत 1 से 2 दिन का अंतराल में ही, 1 से 2 दिन में शुरू होने वाला है, तो उसमें आप लोग को पढ़ाया जाएगा। तब तक के लिए आप लोग यहाँ से इसको इतना पढ़ लें, क्योंकि आपके इस चैप्टर में इतना ही तक पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर में इसको पूरे डिटेल्स में आपको बताया जाएगा। ओके, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें। एक मिनट।